मैं विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। सेकंड चैप्टर हमने लगभग 20 से 21 इसकी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, 20 से 21 वीडियोस एक प्लेलिस्ट में, बट उसमें हमने कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर कर लिए। जो बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे वो थोड़े पेंडिंग थे, तो जो हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं पहले मैं आपको समझा दूं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रखा है, तो इससे आगे के जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग है वो मैं अब यहाँ पर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस यूट्यूब पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है वो। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 5th पेज नंबर है आपके पास में 86। क्या दिया हुआ देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया 5:3। उन्होंने सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए और बी पार्टनर्स है जिनका रेशियो दिया हुआ आपको 5:3। न्यू पार्टनर आ रहा है सी, कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में एंटर कर रहा है, जो कि ए और बी द्वारा बराबर दिया जाएगा, विच इज इक्वली गिवन बाय ए एंड बी। इस पॉइंट का क्या मतलब होता है? क्या है, जो सी आएगा 1/4 हिस्से के लिए, ये शेयर देगा कौन? हमने पढ़ रखा है जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो इसका जो शेयर होता है ये 1/4 ये पुराने पार्टनर्स को देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, उस अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा निकाल के किसको देते हैं? सी को। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि सी जो अपना ये शेयर है वो किससे लेगा? ए और बी से लेगा। किस रेशियो में? इक्वली रिसीव फ्रॉम ए एंड बी। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया कि ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी अपना हिस्सा किस रेशियो में इसको देंगे। क्लियर है? चलिए, इक्वल रेशियो में। आगे लिखा हुआ सी के प्रवेश से तुरंत पूर्व फॉर्म का चिट्ठा, यानी सी के आने से जस्ट पहले हमारी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या क्या देखा देखिए, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक। एसेट्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्टली पार्टनर्स में बांटी जाए। ठीक है, हम जब बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, जैसे कि एसेट साइड में गुडविल हो सकती है, ओल्ड गुडविल, जिसको हम हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस शीट की सारी चीजें हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में दी जाएगी, ये चीज आप याद रखना। न्यू पार्टनर का उसमें कोई भी शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो एसेट्स में क्या क्या चीजें हो सकती है? गुडविल हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हो सकता है, एंड प्रीपेड एक्सपेंस हो सकते हैं हमारे पास में। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इन सब चीजों को हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सीधा यहां से बैलेंस शीट से उठा के पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं। लाइबिलिटीज के अंदर देखिए, ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है समझ चुके हैं अपन, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। बिजनेस में वर्कमैन जो वर्कर्स होते हैं हमारे यहाँ पर, वो अपनी जेब में से कभी कभी कुछ एक्सपेंस कर देते हैं। ठीक है, उन एक्सपेंस को करने के बाद जब किसके बिहाफ पे करते हैं? फर्म के बिहाफ पे। ठीक है, तो वो अपनी जेब से जो एक्सपेंस करते हैं वो वापस फर्म से लेंगे भी तो सही। तो हम एक फिक्स अमाउंट मान के चलते हैं कि लगभग इतना अमाउंट हमें वर्कर्स को हर साल देना पड़ सकता है। ठीक है, अब हो सकता है ये अमाउंट ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है ये कम भी हो जाए, ये एक तरीके से प्रोविजन होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में फ्री रिजर्व नहीं है। हम हमेशा जब भी क्वेश्चन में फ्री रिजर्व हमारे पास दे रखे होंगे, सारे फ्री रिजर्व हम पार्टनर्स को उनके पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के अंदर, यानी जो भी उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ होता है, क्योंकि बैलेंस शीट अभी मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस शीट की सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ठीक है, तो जो भी फ्री रिजर्व होते हैं, फ्री यानी कि जो फालतू पड़े हैं, जो कंपनी ने सिर्फ अपने लिए बना के रखे हैं, दूसरों को पेमेंट करने के लिए नहीं, वो फ्री रिजर्व होते हैं, ये हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं। लेकिन कोई स्पेशल रिजर्व, जैसे स्पेशल रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन फ्यूचर वर्कर्स जब मुझसे पैसा मांगेंगे तो मुझे उनको पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हमेशा बताएगा, एडिशनल लाइन में लिखेगा कि उनकी एक्चुअल लायबिलिटी थी कितनी। ठीक है, अगर एक्चुअल लायबिलिटी बने हुए प्रोविजन से ज्यादा है तो हमें लायबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अगर एक्चुअल लायबिलिटी बने हुए प्रोविजन से कम होती है तो इस केस के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोविजन हमारे पास पड़ा है, सपोज कीजिए मैंने प्रोविजन यानी रिजर्व बना रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का, एक्चुअल लायबिलिटी 7,000 ही है, तो मुझे तो 7,000 ही पे करने पड़ेंगे। तो 3,000 रुपए जो है 3,000 वो एक्स्ट्रा पड़ा है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट मैंने कहा आपने रिजर्व बना रखा 10,000, एक्चुअल लायबिलिटी अराइज हो गई आपके पास 12,000, तो एक्चुअल लायबिलिटी तो ज्यादा है, जबकि वो रिजर्व 10 का ही बना हुआ है, तो 10 तो मुझे उस रिजर्व में से देने ही पड़ेंगे, 2,000 मुझे और रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आए समझ में? तो जब लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट से होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर हमें आगे गिवन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पीबीडीटी। फ्यूचर में हमें लगता है कि बेड डेब्ट्स हो जाएंगे, उस कारण से हम क्या करते हैं, पहले से एक प्रोविजन बना के चलते हैं। ठीक है, तो जब इन फ्यूचर बेड डेब्ट्स हो जाएंगे तो हम इस प्रोविजन में से पैसा निकाल लेंगे। एसेट्स के ऊपर बनता है हमेशा पीबीडीटी। ठीक है, याद रखें एसेट्स पे जब भी आप प्रोविजन बनाते हो लाइबिलिटी बन जाती है, और अगर लाइबिलिटीज भी कभी भी प्रोविजन बनाते हैं ना वो एसेट्स बन जाती है। प्रोविजन के केस में उल्टा होता है। ठीक है, तो डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, उस पे मैं प्रोविजन बनाता हूं बेड डेब्ट्स के लिए, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड में शो कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट दिया अपने को प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड भी क्या होता है, हम एम्प्लॉइज के लिए या हो सकता है बिजनेस के ओनर्स के लिए पीएफ बना के रखें। ठीक है, ये तब पेमेंट होता है जब कंपनी में या तो वर्कर्स या ओनर जो है वो रिटायर होगा, तब उनको पैसा देना पड़ेगा प्रोविडेंट फंड का। ठीक है, तो ये फ्री रिजर्व नहीं होता है, इसको भी हम पार्टनर्स में कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, चलिए अब आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं। सी के प्रवेश पर निम्नलिखित शर्तें तय की गई। फर्स्ट पॉइंट, सी को 30,000 रुपए पूंजी और ख्याति के हिस्से के लिए लाएगा। अब देखिए ध्यान से, टर्म्स ऑफ सी एडमिशन वर एज फॉलोज, सी विल ब्रिंग 30,000 हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। वो अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए पैसा लेके आ रहा है। ठीक है, यहां से हमारा एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। प्रोसेस मैंने आपको समझा रखा है, अच्छा प्रोसेस है। तो सबसे फर्स्ट जब भी कोई पार्टनर कैश लेके आता है तो उसके हम जनरल एंट्रीज करते हैं, कैपिटल के लिए ला सकता है या फिर गुडविल के लिए ला सकता है। क्वेश्चन कह रहा है उसने टोटली 30,000 रुपीज आपको दिए, जिसमें उसकी कैपिटल भी और गुडविल भी, यानी दोनों चीजों के लिए उसने क्या किया, आपको 30,000 दिए। इसकी अगर जनरल एंट्रीज करें तो हम फॉर्म है, हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम क्या एंट्री करते हैं, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट। 2 से सी की कैपिटल बन गई। कैपिटल जब भी बढ़ती है हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्योंकि कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी मानी जाती है। और वो गुडविल आया तो हमने लिख दिया टू गुडविल, ये हमने फर्स्ट एंट्री कर दी। ठीक है, वो टोटल मिला के 30,000 रुपीज लाया। अब हमें नहीं पता कि इसमें कैपिटल कितनी थी और गुडविल कितनी थी, बट क्वेश्चन आपको आगे जाके बोलेगा। ठीक है, क्लेरिफाई करेगा। अगर इन दोनों में से मुझे एक चीज पता चल जाए तो दूसरी चीज हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गुडविल के बारे में इसने आगे कुछ बोल रखा है, कह रहा है फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 गुने के आधार पर होगी। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के यानी लास्ट के 4 इयर्स अपने को लेना है, उसका एवरेज प्रॉफिट, अच्छा एवरेज भी नहीं, औसत अधिलाभ, अधिलाभ का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। कह रहा है आपको उसका 4 इयर्स के बेस पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अधिलाभ निकालना है, उसके 3 गुने के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। ठीक है, तो मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बना रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना कर रहे हैं अपन। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला उसके बेस पे हमने ये फॉर्मूला बनाया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के बेस पे मैं गुडविल कैलकुलेट करनी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट दे रखा हो तो ठीक है, नहीं दे रखा हो तो सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हमने गुडविल वाले पोर्शन में कवर कर रखा है। फिर मैं वापस एक बार समझा दूं आपको, पहले देख लेते क्वेश्चन में क्या गिवन है। सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहाँ पर आपको। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर दे हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। आया समझ में? सुपर प्रॉफिट अगर आपको पता चल जाए, उसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर लूं ईयर्स ऑफ परचेज तो हमें पूरे फर्म की गुडविल पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये तो गुडविल का फॉर्मूला। नेक्स्ट लाइन में लिखा पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ, यानी कि लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे दिया क्वेश्चन में कितना है, 20,000। और फिर आगे लिख दिया जबकि विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय दर, सॉरी सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये भी दे दिया आपको, कितना है, 12,000। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, गुडविल निकाल सकते हैं अपन, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, माइनस 12,000 क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट। इनटू करेंगे ईयर्स ऑफ परचेज, अपने को क्वेश्चन में कितने गिवन थे,
3 गुने के आधार पर, 3 गुना मतलब क्या हो गया 3 टाइम्स बस। तो ये पूरे फॉर्म की गुडविल आ गई। 20 में से 12 गए तो 8000 मल्टीप्लाई 3, पूरे फॉर्म की गुडविल आ रही है 24,000। ये पूरी फॉर्म की गुडविल है, ठीक है। जब भी आप देखो इस तरीके से वैल्यूएशन करते हो गुडविल का, तो इसका सिर्फ एक पर्पज होता है, जब भी कोई पार्टनर आता है या नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जब भी कोई पार्टनर जाता है तो उसका सिर्फ हिस्सा निकाला जाता है इसके अंदर, उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं अपन। सिर्फ ये पर्पज होता है गुडविल वैल्यूएशन करने का, ठीक है। जो अपन को ये दे रखी होता है ना गुडविल कैलकुलेट, हम ये जो करते हैं, इसका सिर्फ एक पर्पज है कि आप जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसका हिस्सा निकालना है, या फिर कोई पार्टनर जाएगा तो उसका शेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मैंने कहा बताओ सी की गुडविल निकालनी, इसमें सी कितने शेयर के लिए आया था 1/4 हिस्से के लिए, तो ख्याति यानी गुडविल में भी तो वो अपना शेयर 1/4 ही लेके आएगा। तो हमने यहां पर कैलकुलेट किया सीज शेयर, गुडविल में उसका हिस्सा कितना होगा 24,000 मल्टीप्लाई 1/4, 1/4 हिस्से के लिए आया था, तो 6,000 रुपए क्या हो गई उसकी गुडविल बन गई। आया समझे। तो उसने जो 30,000 रुपए दिए थे उसमें से हमें क्या मानना है कि 6,000 तो उसने गुडविल के लिए दिए, है ना, और बाकी के 24,000 उसने किस चीज के लिए दिए, कैपिटल के लिए। ये हमने निकाल लिया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है यहां पर। अच्छा, इसमें जब भी कोई पार्टनर गुडविल लाता है तो इसको हम करते क्या, इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, यानी जिन पार्टनर्स ने त्याग किया उन पार्टनर्स को एक गुडविल दे दी जाती है। क्वेश्चन क्लियरली ऊपर बोल चुका है, ठीक है। फर्स्ट लाइन में उसने बोला था कि सी अपना 1/4 के लिए आएगा, जो कि ए और बी इक्वली उसको देंगे। इक्वली देने का मतलब यहां पर क्या हो गया, क्या ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यस। ए और बी इक्वल सेक्रीफाइस करेंगे तो इसका मतलब गुडविल भी तो वो इक्वली लेंगे, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लाता है इसको हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो गुडविल लाया तो हमने इसको क्रेडिट किया, ये गुडविल हमने किसको देनी है, ए और बी को। तो ए और बी की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कब बढ़ती है, जब उसको हम और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये गुडविल हमारे पास में आई, तो गुडविल को अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप पूरा लिखना है ना, गुडविल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ये गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 1:1 बराबर सेक्रीफाइस किया उन्होंने, तो रेशियो भी सेक्रीफाइस का बराबर आ गया। इस 6,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में, 3,000 तो ए के हो जाएंगे और 3,000 बी के हो जाएंगे। इसके बाद हम थर्ड एंट्री और करते हैं। अगर क्वेश्चन कहे आपको कि पार्टनर्स इसमें से जो भी उनका हिस्सा था वो ये फॉर्म से निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम तीसरी एंट्री करते हैं। बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन आगे कहीं कुछ बोला नहीं है कि उसका हिस्सा निकालते हैं या फिर नहीं निकालते, तो सिर्फ 2 ही एंट्री होगी, ठीक है। तो गुडविल और कैपिटल पर कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री, ये गुडविल हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी कह रहा फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है, फर्नीचर इज एप्रिशिएट बाय 6,000। किसकी बात करती पता है, जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज के बढ़ने और कम होने की बात करें तो हमें बनाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। समझ चुके अपन रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अब मैं यहां पर बना रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है फर्नीचर को बढ़ाना है, एसेट्स बढ़ने पर हमेशा रीवैल्यूएशन के बाई में आता है, एसेट्स के कम होने पर 2 में आता है, लायबिलिटीज के कम होने पर 2 में आता है, और लायबिलिटीज के बढ़ने पर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, लायबिलिटीज के बढ़ने पर 2 में आता है और लायबिलिटीज के कम होने पर बाई में आता है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो एसेट जब भी बढ़ेगी बाई में लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, बाय कौन सी एसेट्स बढ़ रही है, फर्नीचर, तो लिख दीजिए बाय फर्नीचर। कितना बढ़ाना है, क्वेश्चन कह रहा है 6,000 से बढ़ाना है, से बढ़ाने का मतलब होता है 6,000 ही बढ़ रहा है, एप्रिशिएट बाय जब वर्ड आ जाए से और बाय, इसका मतलब इतना ही अमाउंट बढ़ता है। कितना बढ़ाना अपने को, 6,000। पॉइंट क्लियर है यहां तक। फिर आगे चलते हैं, जबकि स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, स्टॉक को कम करना है, एसेट्स कम होने पर 2 में आती है, ठीक है। और कितना कम करना है पता है, 2,000 से कम करना है, या स्टॉक रिड्यूस बाय, बाय शब्द आया, बाय वर्ड आया, तो इसका मतलब क्या होगा, इतना ही कम होगा। कितना कम करना है, टू स्टॉक
2000, 2000 से कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भविष्य निधि। भविष्य निधि का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड 1000 बढ़ोतरी करनी है। प्रोविडेंट फंड इज टू बी इंक्रीज्ड या रेज्ड बाय 1000। पीएफ लाइबिलिटी होती है, पढ़ा था हमारे पास, समझाया अभी मैंने आपको कि जब भी कोई वर्कर्स रिटायर होंगे तो उनको हम पेमेंट करेंगे, या हमारे एम्प्लॉइज रिटायर होंगे तब पेमेंट करेंगे, तो ये प्योरली बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। ये कह रहा है उसको 1000 से इंक्रीज करना है। लाइबिलिटीज जब बढ़ती है तो 2 में आता है। देखिए उल्टा होता है, एसेट्स बढ़ने पर 22 में आता है, तो लाइबिलिटीज बढ़ने पर 2 में आता है। एसेट्स कम होने पर 2 में आता है, तो लाइबिलिटीज के कम होने पर 22 में आता है। सिंपल सा लॉजिक। लाइबिलिटीज बढ़ानी है तो मैं लिखूंगा टू प्रोविडेंट फंड, टू प्रोविडेंट फंड। कितना बढ़ाना है? 1000 ही बढ़ाना है, 1000 तो 1000 बढ़ा दिया हमने। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बहुत अच्छा अंडरलाइन कीजिएगा। कह रहा सभी देनदार अच्छे हैं, इसका मतलब क्या होता है? कह रहा हमारे जो भी डेटर्स हैं, ऑल डेटर्स आर गुड। गुड का मतलब है सारे डेटर्स बहुत ही अच्छे हैं। सारे डेटर्स अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि हमें इनसे कोई रिश्ता बनाना है ना। सारे डेटर्स अच्छे होने का मतलब ये है कि जो हम पीबीडीडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पीबीडीडी। क्यों बनाते हैं पता है? पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। पीबीडीडी हम इसलिए बनाते हैं कि हमें लगता है फ्यूचर में बैड डेब्ट्स हो जाएंगे, पैसा डूब जाएगा, तो हम पहले से उस पैसे को डूबने के लिए, हमें पता है इतना पैसा डूबेगा लगभग, तो हम एक प्रोविजन बनाते हैं पहले से। हम हमारे प्रॉफिट को पहले ही कम कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में पैसा डूबेगा। वो प्रॉफिट कम करके हम प्रोविजन में पैसा डाल देते हैं, जिसका हम नाम रख देते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ये प्रोविजन किस लिए बना? बैड डेब्ट्स के लिए हमने प्रोविजन बनाया, ठीक है। अब क्वेश्चन खुद कह रहा है कि सारे डेटर्स अच्छे हैं, तो आपको नहीं लगता है जो प्रोविजन आपने बना रखा है, सारे डेटर्स अच्छे होने का मतलब बैड डेब्ट्स तो कुछ होगा ही नहीं। जब बैड डेब्ट्स कुछ नहीं होगा तो आपको नहीं लगता है पीबीडीडी फालतू पड़ा है, ऐसे ही बनाया अपन ने, ऐसे में। तो इसका कहने का मतलब, इसने डायरेक्टली नहीं बोला पीबीडीडी को खत्म करो, ये इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि सारे डेटर्स अच्छे हैं। इसका मतलब अगर आपने उसके रिलेटेड कोई प्रोविजन बनाया है तो प्रोविजन की तो आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, तो इस प्रोविजन को अपने को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन खत्म करूंगा तो प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म या कम करने का मतलब कहां है? 2 में आएगा कि 22 में? 22 में। तो लाइबिलिटीज कम करेंगे तो हम लिखेंगे बाय पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। कितनी लाइबिलिटीज कम करनी? जितना भी हमने प्रोविजन बना रखा था, हमने 1000 का प्रोविजन बना रखा है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ आपको, ठीक है, उसको खत्म कर दीजिए। कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जरा देखिए बैलेंस शीट में कितना का पड़ा था, हमने रिजर्व बना रखा वर्कमैन का 4000 का, 4000 का। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2000 रुपए का दायित्व निश्चित किया गया। लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट ₹2000। अब देखिए हमने रिजर्व बना रखा है 4000 का, 4000, जबकि एक्चुअल लाइबिलिटी 2000 ही है। जब एक्चुअल लाइबिलिटी 2000 है तो हमने एक्स्ट्रा जो 2000 बना रखा है ना, वो फालतू पड़ा है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फालतू पड़ा होता है, उसको हम सीधा यहां से उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आया समझ में? किसी भी तरीके का फ्री रिजर्व अगर पड़ा हो तो इसको हम सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगे। 2000 पे पड़े, कौन से पार्टनर्स? बैलेंस शीट है ये, बैलेंस शीट की सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांटी जाती है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा 2000 है ना, इसको हम सीधा पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे और उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स फिनिश हो गए। इसके तो अब अपने को पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा? इसकी टोटल आ रही है 7000। 7000 में से 3000 गए तो 4000 का हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसको हम बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। तो 4000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2400। कुछ गड़बड़ आ रही है। 4000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 5, 2500 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 2500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ आएगा 1500। तो ये हमने 4000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है।
तो अब है ना, आप वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट उतार लो वीडियो में पॉज करके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहीं से आगे चलता हूँ, लेके चलता हूँ। वर्किंग नोट जब भी आप उतारे तो याद रखना, वर्किंग नोट हमेशा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन होने के बाद उतारना होता है, ठीक है। तो आप इसके बाद में पूरा एक पेज छोड़े, उसके नीचे वर्किंग नोट उतारें, ताकि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस पेज में आपको करवा सकूं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बना लीजिए विद न्यू पार्टनर्स, नए पार्टनर के साथ में भी। तो हम यहाँ बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है हमारे पास में, तो 3 कॉलम बन जाएंगे। थोड़ा हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो इसको अच्छे से देखें आप। ABC, मैं थोड़ा इसको भी जूम कर दूंगा क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप थोड़ा छोटा लिख रहे हो, तो अभी जूम कर देते हैं। A, B and C। आई होप अब क्लियर दिख रहा हो। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस हर क्वेश्चन में सेम रहता है, तो लगभग इस प्रोसेस को आप समझ लेना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। मान लीजिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अकाउंट जब भी किसी भी तरीके का बनाया जाता है तो सबसे पहले हमें उसका बैलेंस चाहिए होता है। तो इस क्वेश्चन का भी हमें, इस पार्टनर्स कैपिटल का भी हमें बैलेंस चाहिए, और बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट में मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए बैलेंस शीट में जाइए, ए और बी का कैपिटल का बैलेंस पड़ा है। कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस डेबिट में आता है, क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमेशा आएगा क्रेडिट में। तो मैं बाई साइड में लिखूंगा बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस था कि हम ये स्टार्ट करने से पहले उसमें बैलेंस कितना वो लिख दे। ए में 40,000 थे और बी में 30,000, 40 एंड 30, ठीक है। अब हमें बैलेंस शीट से बाहर नहीं आना, हमें वो चीजें ढूंढनी है जो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में बांटी जानी चाहिए थी। जैसे मैंने आपको समझाया, एसेट्स में गुडविल पड़ी होती है, सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं। एसेट साइड में P&L का बैलेंस पड़ा होता है, सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डाल देते हैं। एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंस अगर हो तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ चीजें ही हैं जो हमें समझनी है, क्योंकि P&L का बैलेंस जो होता है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है। न्यू पार्टनर्स के आने से पहले वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लायबिलिटी साइड में हमारे पास में जनरल रिजर्व होता है, बांट दीजिए पार्टनर्स में सीधा यहाँ पर। तो ये सारी चीजें तो अपने को बैलेंस शीट से पता चल जाएगी, और जब बैलेंस शीट से हम बैलेंस निकाल रहे हैं तो इसके साथ साथ ये चीजें भी अपन वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटीज में होता है, बांट सकते हैं। फ्री रिजर्व अगर कोई हो, यानी फालतू का कोई रिजर्व पड़ा हो जिसका कोई यूज नहीं आने वाला है, वो भी बांटेंगे, जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आया, ठीक है। तो चलिए एसेट साइड में कुछ भी बांटने जैसा नहीं है। लायबिलिटी साइड के अंदर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। रिजर्व जो है वो फर्म को लिए प्रॉफिट होता है, तो हम ये जब पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। इसके लिए पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती कब है, जब उसको ओवर क्रेडिट करते हैं, यानी बाई साइड में। ये तो पहला समझने का तरीका। दूसरा, बैलेंस शीट के अगर टू साइड में कोई चीज है तो पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बाई साइड में बांट दूंगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बट क्या पूरा बांट दूं? मैंने क्या बोला, फ्री रिजर्व होना चाहिए। 4,000 का रिजर्व था, जिसमें से 2,000 की तो लायबिलिटी है, क्वेश्चन ने बोला है 2,000 की तो दायित्व रखना ही अपने को क्वेश्चन के अंदर। जब 2,000 लायबिलिटी है तो 2,000 को छोड़ के जो एक्स्ट्रा पड़ा है, बाकी का 2,000 वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैलेंस शीट के सारी चीजों पर राइट पुराने पार्टनर्स को होगा, वो पुराने पार्टनर्स का होगा, पुराने यानी ए और बी का, ठीक है। तो 2,000 को हम दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो यह आएगा 1,250 और 750, उनके ओल्ड रेशियो में बांटना है। बैलेंस शीट की सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए, ठीक है। जैसे रिजर्व आ गए, P&L का बैलेंस आ गया, गुडविल आ गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ गए, एक्सेट्रा। उसके अलावा कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट के अंदर जो पार्टनर्स में बांटा जाए। तो हमने एक प्रोसेस देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिखो, फिर बैलेंस शीट में ढूंढिए कोई और चीज ऐसी तो नहीं है जो सीधा पार्टनर्स में बांटी जानी चाहिए, तो अभी बांट दो ना, वापस आना ही नहीं बैलेंस शीट में अपने को, ठीक है। ये होने के बाद में हम यहाँ पर आते हैं जो हमने स्टार्टिंग कर रखी थी।
जहां जहां पार्टनर का नाम है उसको ट्रांसफर करते जाइए। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है टू सीज कैपिटल, लिखा हुआ पार्टनर का नाम तो आ गया। अब कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आता तो क्या आएगा, सामने क्या है कैश। कैश के आगे अगर टू होता है तो टू साइड में जाता है, लेकिन कैश के आगे टू नहीं है तो कहां जाएगा, बाई साइड में। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, बाई कैश। बट पता है अमाउंट कहां जाएगा, सी के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सी की कैपिटल बढ़ रही है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, अगेन पार्टनर का नाम आ गया। पार्टनर का नाम आया तो पार्टनर में पार्टनर का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा, गुडविल। गुडविल के आगे टू है क्या, नहीं है ना, तो इसको बाई साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड पता, जब हम अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं ना तो साइड चेंज हो जाती है। गुडविल अभी डेबिट में है ना, ये वहां कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, बाई साइड में, तो क्या लिख देंगे, बाय गुडविल। लेकिन अमाउंट कहां जाएगा, ए और बी के कैपिटल में। ठीक है, ए में 3000 और बी में भी 3000। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। क्या यहाँ पर भी पार्टनर का नाम है, यस है, टू साइड में। टू साइड में तो इसको हम कहां डाल देंगे, बाई साइड में, तो क्या लिख दूंगा मैं, बाय। देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या हुई है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा तो क्या आएगा, रिवोल्यूशन, है ना। तो रिवोल्यूशन ये अभी कहां है, डेबिट में, जब ट्रांसफर करूंगा तो कहां चले जाएंगे, क्रेडिट में, तो लिख दूंगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ए में 2500 और बी में 1500। ये हमने बना लिया पूरा क्वेश्चन, और बस कितना इजी था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब हमें फाइनली बनानी है नई फॉर्म की बैलेंस शीट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी निकाल देते हैं, इन सब की टोटल करके ऊपर जो भी घटाएंगे तो क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी आ जाता हमारे पास बैलेंसिंग फिगर। उसके पूरे की टोटल कर लीजिए, 40 प्लस 1250 प्लस 3000 प्लस 2500, टोटल आ जाएगा 46750। 46750 उसका 30,000 प्लस 750 प्लस 3000 प्लस 1500, उसका आ जाएगा 35,250 और इसका 24। इनको इधर एज इट इज लिख दो, जिसकी टोटल ज्यादा है दोनों तरफ लिखो। बैलेंस ऐसे ही निकालते थे 11th क्लास में, इसमें से ऊपर जो भी घटा दो। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो यही हमारा बैलेंस हो जाएगा, 46,350, 35,250 एंड 24,000। ये हमारे पास कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बैलेंस शीट की। तो अब देखिए बैलेंस शीट जो मैं बनाऊंगा वो मैं कैसे बनाऊंगा, बैलेंस शीट अपन बनाएंगे पुरानी बैलेंस शीट को कंपेयर करते जाइए, और किससे कंपेयर करते जाना अपने को, रिवोल्यूशन अकाउंट से। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट। बहुत इजी मेथड है पूरे पार्टनरशिप करने का। पार्टनरशिप में आप पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 25 में से 25, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट के दो साइड्स होती हैं, एक तो एसेट साइड, एक लायबिलिटी साइड। ठीक है, हम स्टार्टिंग करेंगे पुरानी बैलेंस शीट से। पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ था उसमें भी एसेट साइड से। सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स में दे रखी है मशीन। मशीन जो है हमें इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूएशन से कंपेयर करना है। रिवैल्यूएशन का मतलब हमने जो एसेट्स बढ़ाई और कम करी वो यही तो करी थी। तो अगर एसेट्स बढ़ी है तो यहाँ बढ़ के आएगी, अगर एसेट्स कम हुई है तो यहाँ कम होके आएगी, बस ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले अपने को बैलेंस शीट में गिवन है मशीन। अब देखिए हम लिखेंगे मशीन हमारे पास में टोटल दे रखी थी 30,000। क्या यहाँ पर मशीन के बारे में हमने कहीं पर कुछ भी लिखा है क्या, नहीं लिखा। इसका मतलब क्या, मशीन की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। जब चेंज नहीं हुई तो पुरानी वैल्यू ही यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, 30,000। नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू पुरानी कितनी थी, फर्नीचर हमारे पास में पहले था 20,000 का। और देखो यहाँ देखने से क्या पता चला, हमने फर्नीचर को बढ़ाया। एसेट्स बाई में आने का मतलब बढ़ रही है, कितने से, 6,000 से। तो 20,000 पहले थी, 6,000 बढ़ गई, तो लास्ट में कितने की हो जाएगी हमारे पास, 26,000। ठीक है, तो फर्नीचर हमारे पास 20,000 का था, प्लस हमने 6,000 इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास अब फर्नीचर आ गया 26,000। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक हमारे पास पहले कितने का था, 15,000। यहां देखिए हमने स्टॉक को 2 में लिखा, मतलब कम किया।
पहले हमारे पास 15,000 का था, 2,000 हमने कम कर दिया, तो अब हमारे पास कितने का बचेगा? 13,000 का। तो हमने कहा ओल्ड में हमारे पास 15,000 था, माइनस 2,000 क्या हो गया? कम हो गया। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 13,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हो गया। उसके बाद आइए डेटर्स। डेटर्स हमारे पास पहले थे 15,000 के। डेटर्स कितने के थे? 15,000 के। देखिए डेटर्स में यहाँ पर हमने देखा तो कोई चेंजेस नहीं आया डेटर्स में, है ना। पीबीडीडी में चेंज आया, लेकिन पता पीबीडीडी तो हम लाइबिलिटीज में लिख रहे हैं, तो पीबीडीडी एसेट्स में तो आ ही नहीं रहा है ना, तो लाइबिलिटीज में आएगा तो हम वहीं पे डील करेंगे उसको। ठीक है, डेटर्स में फिलहाल यहाँ पर डेटर्स देखने ओनली। हमारे पास ओल्ड में डेटर्स 15,000 के थे, यहाँ कहीं डेटर्स का नाम नहीं लिखा हमने, तो पहले 15 थे तो अब भी कितने रहेंगे? 15 ही रहेंगे, नो चेंजेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस को हमेशा साथ में ले लेना लास्ट में आके, ठीक है, क्योंकि अब इसमें क्या क्या हुआ उसके ऊपर डील करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास में कैश एंड बैंक में बैलेंस पड़ा था 7,000, ठीक है। फिर हमारे पास में सी पैसे लेके आए तो 30,000 रुपीज कैपिटल और गुडविल के। हमारे पास टोटल तो 30 आए ना, तो यहाँ लिख दीजिए टोटल में 30,000, ठीक है। फिर देखिए और कहीं कैश आई? यहाँ कहीं कैश है नहीं, इसमें कहीं पर भी कैश नहीं थी। पार्टनर्स कैपिटल में ध्यान दीजिएगा, ये जो कैश ना 24,000 ये इस 30,000 में शामिल हो चुकी है, हम लिख चुके हैं। बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता है ना, बैलेंसिंग फिगर, सिर्फ उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, बाकी बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल का कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, याद रखना। बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल का कुछ भी इफेक्ट यहां नहीं जाता है, केवल बैलेंसिंग फिगर जो हम निकालते हैं वो जाता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो यहां से बैलेंसिंग फिगर सिर्फ ये आया, इसका ही हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है और बाकी हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा कैश हमारे पास 7,000 ऑलरेडी थी, 30 और आ गई, तो हमारे पास में कैश कितनी हो गई? 37,000, ठीक है। ये तो हमने कैश साइड कर ली। अब आइए सॉरी एसेट साइड कर ली, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल दे रखी है ए और बी की। कैपिटल आप हमेशा सबसे लास्ट में लिखना, ठीक है। उसके बाद और जो जो चीजें बच जाती है वो देखते हैं अपन। उसके बाद दिया अपने को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने स्टार्टिंग में 4,000 का बना रखा था, ध्यान देना इस पॉइंट को अच्छे से। हमने स्टार्टिंग में 4,000 का बना रखा था, जिसमें से 2,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, आया समझ में। तो 2,000 तो हमने पार्टनर्स को बांट दिया। जब 2,000 पार्टनर्स को बांट दिया तो बाकी का बचा कितना? तो रिमेनिंग हमारे पास बचा सिर्फ 2,000। तो इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजें आपको सोच के चलना पड़ेगा कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। पुरानी वाली चीजों को कंपेयर करते जो अपने आप आपको चीजें याद रहेंगी। फिर हमें दिया हुआ पीबीडीडी। क्या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट हमारे पास ओपनिंग में 1,000 का था, और क्वेश्चन ने क्या बोला था पता है? कि पीबीडीडी की जरूरत नहीं है, सभी देनदार अच्छे हैं। तो हमने पूरे पीबीडीडी को खत्म कर दिया। हमने पूरे पीबीडीडी को खत्म कर दिया, तो इसका मतलब क्या नई बैलेंस शीट में जाएगा क्या? जीरो हो गया वो तो। 1,000 था, 1,000 हमने पूरा खत्म कर दिया, तो बैलेंस क्या बचा? जीरो। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स हमारे पास में बैलेंस शीट में गिवन है 2,000। क्या यहाँ कहीं पर भी क्रेडिटर्स का नाम आया? नहीं आया। इसका मतलब इन एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन हुई नहीं। जब नहीं हुई तो इसका मतलब जितना था वैल्यू पहले वो की वो एज इट इज लिख दीजिए, क्रेडिटर्स 2,000। क्लियर? फिर बात करते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो था हमारे पास में स्टार्टिंग में पड़ा था 10,000। फिर यहां देखने से पता चला प्रोविडेंट फंड 2 में आया, लायबिलिटीज 2 में आने का मतलब बढ़ रही है। तो 10 तो पहले था, 1,000 और बढ़ गया, तो कितने हो गए हमारे पास में? 11,000 यानी कि 11,000। क्लियर पॉइंट? अब हम फाइनली क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट, ठीक है। एक बार वापस है ना रिवैल्यूएशन में देख लेना कि कोई चीज रह तो नहीं कि देखो सारे एडजस्टमेंट हमने कर ली। कई बार ऐसा होगा यहाँ पर नई एसेट्स बनेगी, नई लायबिलिटीज भी बनेगी, तो यहां से जब नई एसेट्स और लायबिलिटीज बनेगी तो उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी तो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने ये सारी चीजें कर ली, नई एसेट्स लायबिलिटी कुछ बनी नहीं। अब फाइनली पार्टनर्स कैपिटल से बैलेंसिंग फिगर जो लिखा ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ए बी और सी भी तो आएगा। ये जो कैपिटल होती है इनकी साल के एंड में जो बच जाती है कैपिटल वो होती है, और हम बैलेंस शीट हमेशा साल के एंड में बनाते हैं, तो हमें सारे बैलेंस क्लोजिंग वाले चाहिए होते हैं। ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे 46,350
35, 250 एंड 24,000। टोटल मिला के हमारे पास में इनकी कैपिटल आ जाएगी 46,350 प्लस 35,250 प्लस 24,000, 1,05,600। दोनों साइड की टोटल करो, टोटल सही है तो मामला एकदम बढ़िया है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ाया हुआ है। देखते हैं 1,20,600 लाइबिलिटीज की टोटल आ रही है, एसेट्स की 36 प्लस 26 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 37,000, 1,21,400। कहाँ कम पड़ रहे हैं भाई, मैंने शायद टोटल में गड़बड़ करी होगी। 40,000 प्लस 1,250 प्लस 2,500 प्लस 3,000, उसकी टोटल तो आ रही है 46,750। तो देखिए मैंने यहाँ 350 लिख दिया, यहाँ आएगा 750। ठीक है, 46,750 प्लस 35,250 प्लस 24,000, तो बस 1,06,000, ये 400 रुपए का फर्क आया। तो इसकी टोटल आ जाएगी 1,21,000 और उसकी भी आ जाएगी 30 प्लस 26 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 37,000, 1,21,000। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आगे की क्लासेस भी आपके डेली में अपलोड करता रहूंगा, हो सके तो एक दिन में 2-2 क्लासेस अपलोड कर देंगे, ताकि 4-5 दिन जो हम फ्री हैं उसके अंदर आपके सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।